पेड़ के अंदर से बाहर निकलकर मानव ने देखा तो वहां पर देविका, प्रदीप और भीमा तीनों में से कोई भी नहीं था। मानव ने जोर से आवाज दी, भीमा, प्रदीप, देविका, कहाँ हो तुम लोग? लेकिन भारी बर्फीली हवा में कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मानव भागकर पेड़ की टहनी के पास गया, लेकिन उसका कड़ा भी नदारद था। मानव ने जमीन के पास देखा तो कुछ घसीटने के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर मानव समझ गया कि जरूर किसी ने उन तीनों पर हमला किया है और उन्हें यहाँ से ले गया है। वो पागलों की तरह चारों ओर दौड़ा जा रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज या कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मानव को लग रहा था कि उसने स्पिरिट स्टोन के साथ साथ अपने दोस्तों को भी गवा दिया है। मानव को भागा दौड़ी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किधर जाए। वो निशान वाली दिशा में तेजी से भागा जा रहा था। कुछ देर आगे जाने पर पैरों के निशान भी मिट गए। मानव ने सूंघने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन बर्फीली हवाओं ने उसका काम और खराब कर दिया था। थोड़ी दूर आगे जाने पर मानव को प्रदीप का एक काला बैग दिखाई दिया। मानव भागकर बैग के पास पहुंचा और उसे उलट पलट कर देखने लगा। मानव को यकीन हो गया कि वो लोग प्रदीप को लेकर इसी दिशा में गए होंगे। मानव थोड़ा और आगे गया, लेकिन उसे कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। अचानक मानव को ख्याल आया कि कुछ दिन पहले प्रदीप ने उसे एक स्टिक बनाकर दी थी जो रेडिएशन को कैच करती थी। मानव ने जल्दी से बैग खोला और प्रदीप के बैग में से उस स्टिक को निकाल लिया। मानव ने स्टिक को ओपन किया तो उसका सिग्नल देखकर मानव का दिमाग घूम गया। सिग्नल मानव के विपरीत दिशा से आ रहा था। मानव खुद से ही बोला, जब प्रदीप का बैग यहाँ पर गिरा हुआ है तो सिग्नल उस दिशा से कैसे आ सकता है? मानव कुछ देर खड़ा होकर वहीं पर सोचता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ किसी ने गेम खेला है। मानव समझ गया कि किसी ने बैग इधर फेंका है, लेकिन कड़ा दूसरी साइड ले गया है, या फिर कुछ लोग इधर गए हैं और कुछ कड़े को उस दिशा में लेकर गए हैं। मानव ने सिग्नल के सहारे ही तेजी से उस दिशा में दौड़ लगा दी। मानव तेज आंधी तूफान की तरह भागा जा रहा था। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ रहा था, सिग्नल एक एक पॉइंट ग्रीन होता जा रहा था। अब मानव सिग्नल के 8वें पॉइंट तक पहुंच चुका था। मानव थोड़ा आगे और पहुंचा तो सिग्नल 9 पॉइंट ग्रीन हो गया। मानव ने चारों तरफ देखा, लेकिन बर्फ से ढकी हुई चट्टानों और तेज चल रही हवाओं के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आया। मानव फिर जोर से चिल्लाया, भीमा, प्रदीप, देविका, लेकिन उसकी ही आवाज बर्फ में चारों तरफ टकरा टकरा कर लौट आई। मानव थोड़ा सा और आगे गया, लेकिन सिग्नल एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा। अचानक मानव की नजर आसपास की जमीन पर कुछ 2-4 धारीदार रेखाओं पर पड़ी तो मानव सावधान हो गया। उसे प्रदीप की बताई हुई बात याद आ गई कि इस जगह पर सांप बर्फ के रंग के होते हैं, यानी एकदम सफेद, और उन्हें देख पाना आसान नहीं होता है। मानव सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पीछे से एक जोर की आवाज आई और मानव फुर्ती से अपनी जगह से हट गया। मानव ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आया और सामने की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। अचानक फिर से एक जोर की आवाज आई और मानव फिर से हटा। इस बार पत्थर उसके दूसरे तरफ से आया था और हवा में उड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मानव पर लगातार चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों के हमले हो रहे थे। पत्थर फेंकने वाला कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। मानव समझ चुका था कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। कोई रास्ता ना देख मानव ने अपने पिताजी को और गरुड़ देव को याद किया और वही तरीका अपनाया जो उसने संप्रति को करते हुए देखा था। मानव दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, ओम गरुड़ाय नमः, और बीचों बीच बर्फ की जमीन पर एक जोर का मुक्का मार दिया। देखते ही देखते आसपास की सारी जमीन चटक गई। जमीन के चटकते ही आसपास छिपे सर्प एक एक करके बाहर निकल आए। मानव ने सामने 8 से 10 नागदल के सदस्यों को खड़ा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और नथुने तूफान की तरह तेज फड़कने लगे। मानव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथी कहाँ हैं? चुपचाप उनको वापस कर दो, वरना तुम खड़े रहने लायक तो क्या, रेंगने लायक भी नहीं बचोगे। एक सदस्य बोला, उम्र बच्चे की
और बातें बुजुर्गों की। तुम ये मुक्का मार के खुद को योद्धा समझ रहे हो? ऐसे सस्ते जादू हम रोज किया करते हैं। मानव गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, आ जाओ फिर, हो जाए दो दो हाथ। मानव तेजी से आगे बढ़ा और नागदल पर टूट पड़ा। घमासान लड़ाई ठन गई। नागदल शुरू से मानव के ऊपर हावी था। वो इतनी तेजी से और एक साथ मानव पर अटैक कर रहे थे कि मानव बस डिफेंस ही कर पा रहा था। अटैक करने का उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मानव ने मन में सोचा, अगर इसी तरह हम लड़ते रहे तो इस बर्फ में मेरे साथी ठंड से मर जाएंगे। मुझे कैसे भी करके उनको यहाँ से निकालना होगा। मुझे जल्द ही इस लड़ाई को खत्म करना होगा। मानव ने एक तलवार के वार को हवा में रोक लिया और फुर्ती से उस आदमी को पकड़कर अपना ढाल बना लिया। नागदल के सदस्य की ढाल बनाते ही लड़ाई कुछ देर के लिए रुक गई। अब कोई भी मानव पर वार नहीं कर पा रहा था। मानव चारों ओर देखते हुए खुद से ही बोले जा रहा था, आखिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई तो कमजोर पॉइंट या तरीका होगा। मुझे कैसे भी करके इस लड़ाई को रोकना ही होगा। मानव अपनी सोच में डूबा हुआ जब तक कुछ समझ पाता, जिस आदमी को उसने पकड़ रखा था अचानक से सांप बनकर वो मानव की पकड़ से निकल गया और नागों ने फिर से हमला कर दिया। मानव को हारता ना देखकर एक नाग ने अपना दंड फेंककर मानव पर हमला कर दिया। मानव तेजी से हवा में उछला और दंड को हवा में ही पकड़ लिया। मानव पर जहर का कोई असर ना होता देख उनका सरदार बोला, जरूर इसने भीमा से ये तकनीक सीखी है, खत्म कर दो इसे, उसके बाद हम भीमा को निपटाएंगे। मानव ने भीमा का नाम सुना तो उसके अंदर का जोश और बढ़ गया। उसने दंड से ही नागों पर हमला कर दिया। एक बार नागदल के हमलों का जवाब देने के बाद उनका घेरा टूट गया। अब मानव एक बार में दो से लड़ रहा था। उन्हें पीटता, उसके बाद दूसरों से लड़ता। लड़ते लड़ते ही मानव की नजर नागदल के सरदार के ऊपर पड़ी तो उसने नोटिस किया, कई बार अपने बगल वाले लड़के को बचाने की कोशिश में उसका वार भी खुद पर ले रहा है। मानव ने और 2-3 बार लड़के पर वार किया, लेकिन सरदार ने वार अपने ऊपर ले लिया। मानव मन ही मन मुस्कुराया और दंड जमीन पर फेंकते हुए बोला, बस अब बहुत हुई ये लड़ाई, अब इसे खत्म करते हैं। और अपने कवच से खंजर निकालकर हवा में छलांग लगाई और उस लड़के के पास पहुंच गया। उसकी गर्दन से सटाकर अपना खंजर रख दिया और सरदार से बोला, अब अगर इसने या तुम लोगों में से किसी ने कोई भी चालाकी की या हमला किया तो इसके रूप बदलने से पहले मैं इसका गला काट दूंगा। लड़के के गर्दन पर तलवार रखा देखकर सरदार एकदम डर गया। वह मानव के सामने आकर बोला, नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना, यह भी बच्चा है, इसे छोड़ दो। मानव गुस्से से खंजर को उसके गर्दन के पास सटाते हुए बोला, और मेरे ऊपर हमला करने से पहले तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि मैं भी किसी का बेटा होऊंगा? सरदार दंड को नीचे रखते हुए बोला, ना हम तुम्हें जानते हैं, ना हम तुम पर हमला करना चाहते थे। हमें तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें कहा गया था कि हम तुम्हें घायल करके छोड़ दें, इसीलिए हम लोगों ने तुम पर हमला किया। मानव लड़के की गर्दन से खंजर को ढीला करते हुए बोला, किसने भेजा था तुमको? किसके कहने पर तुम लोगों ने मेरे और मेरे साथियों के ऊपर हमला किया? और मेरे साथी कहाँ हैं? सरदार ने लड़के की आंखों में देखा, फिर मानव के हाथ के खंजर को देखते हुए बोला, तुम्हारे साथी ठीक हैं और पास ही हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। उन लोगों ने इतना कहा था कि यहाँ पर अगर कोई आए तो उस पर हमला करना है और घायल करना है। मानव लड़के की गर्दन को अपने पास खींचते हुए गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरे साथियों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया और मुझ पर जानलेवा हमला किया। अब चुपचाप अपना परिचय दो और बताओ कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे पास ये नागों की शक्ति कैसे है, क्योंकि नागदल वाले ऐसे हाथ जोड़कर बात करने वालों में से नहीं है। सरदार मानव को ध्यान से देखते हुए बोला, हम नागदल के ही हैं, बस जिस नागदल के बारे में लोग सुनते आए हैं उस नागदल से हम नहीं हैं। हम काफी समय पहले ही उस मारपीट वाली जगह को छोड़ आए हैं जहां मौत का तांडव होता है। दिन जिंदगी के डर में और रात मौत के इंतजार में कटती है। हम यहाँ चैन और सुकून से रहते हैं और जिंदा हैं। लेकिन तुम कौन हो? तुमको पहले ना कभी सुना है ना देखा है। मानव सरदार की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, मेरा नाम मानवेंद्र है। मैं गरुड़ दल के सरदार प्रचंड का बेटा हूँ। फिर चारों ओर खड़े नागों को देखते हुए बोला, तुम लोगों में से किसी एक के पास मेरी एक कीमती चीज है, उसको मुझे वापस कर दो। सरदार ने ध्यान से मानव को देखा और बोला, ओह, तो तुम प्रचंड के बेटे हो। जैसा महान वीर योद्धा वो था,
वैसे ही लक्षण तुम में भी हैं। मानव सरदार की ओर देखकर बोला, तुम मेरे पिताजी को जानते थे, लेकिन तुम तो नागदल के हो। क्या तुम दोनों दुश्मन थे? सरदार बोला, सभी दल पहले चैन सुकून से रहते थे, लेकिन बाद में कई सारे झगड़ों और बवाल की वजह से दरार आ गई। प्रचंड एक समझदार और अच्छे इंसान थे। लोगों पर भरोसा कर लेने की उनकी गंदी आदत थी। उसी धोखे में वो मारे गए। फिर सरदार एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, मैं परिवार को खोने का दर्द जानता हूँ, इसलिए हम लोगों ने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और सुकून से रहने यहाँ पर आ गए। ये जिस पर तुमने खंजर रखा हुआ है, ये मेरा बेटा है। इसे छोड़ दो। तुमको जो मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। मानव ने सरदार की आंखों में आई नमी देखी तो उसका दिल पसीज गया। वो सरदार से बोला, मेरा कड़ा कहाँ है? सरदार ने अपने जेब की ओर इशारा किया और मानव ने लड़के के ऊपर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मानव लड़के को छोड़कर सरदार से कड़ा लेने के लिए 4 कदम आगे बढ़ा ही था कि एक तीखा चाकू बगल से उसके पेट में आकर घुस गया। मानव ने जल्दी से पलट कर देखा तो वही लड़का अपने हाथ में एक खंजर लिए हुए खड़ा था। मानव ने एक नजर सरदार को फिर लड़के की ओर देखा तो सरदार के साथ साथ लड़का भी जोर जोर से हंस रहा था। सरदार लड़के की ओर देखते हुए बोला, तू सच में बहुत शैतान है। मुझे तो लगा था कि तू मरने के डर से अपनी सारी सीख भूल ही गया है। मानव के कदम हल्के से लड़खड़ा गए। सरदार मानव के पास आकर बोला, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बाप में एक कमी थी। वो सब पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था। तू भी अपने बाप पर ही गया है। मानव को स्वामी प्रसाद और नागेश्वर की लड़ाई याद आ गई, जिसमें नागेश्वर ने स्वामी प्रसाद को धोखे से चाकू मार दिया था। मानव गुस्से में सरदार से बोला, बस यही करना आता है तुम लोगों को, यही छल, धोखा, मक्कारी। सरदार अपने दंड को जमीन पर पटकते हुए बोला, ये मत भूलो कि छल हमारी एक विद्या है, एक कला है। जैसे आसमान का रंग छल है, सूरज चांद तारों का आकार छल है, वैसे ही ये दुनिया छल है। फिर सरदार जेब से कड़ा निकालते हुए बोला, वैसे तो मैं तुमको मारना नहीं चाहता था, ना ही हमारी डील तुमको जान से मारने की हुई थी, क्योंकि अब हमारी गरुड़ दल से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुमने हमें ऐसी चीज दे दी कि तुमको मरना ही पड़ेगा। इतना कहकर सरदार ने बगल से तलवार निकालकर मानव के ऊपर हमला कर दिया। तभी एक जोर की आवाज आई और किसी ने सरदार के वार को हवा में ही रोक लिया। साथ ही चिल्लाते हुए बोला, मेरे जीते जी नहीं। क्या मानव इस संकट से निकल पाएगा? आखिर कौन है यह आदमी जो बचाने आया है मानव को? कवच पहनने के बाद भी कैसे हुआ मानव के ऊपर हमला? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।